Unacademy. Let's crack it. Hello. Hi everyone. Good evening. This is Rajat Yadav once again. I executive All India Rank 111 this year in UPSC CSE 2022. तो अगर मैं ये डिस्कस करूँ what went wrong in prelims 2020 and 2021. So सबसे पहले ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. दोनों मेरे जो प्रीलिम्स थे, पहला लैक ऑफ रिवीजन टुवर्ड्स द एंड. ये थोड़ा टाइपो हो गया. तो टुवर्ड्स द एंड, तो बेसिकली प्रीलिम्स, जैसे दोनों ही प्रीलिम्स अक्टूबर में हुए थे 2020 और 2021 के. सो व्हाट हैपेंड कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद मॉक देते हैं, तो सेक्शनल मॉक दे दिए प्रीलिम्स के, तो उसके बाद हम थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उससे हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है. कंप्लेसेंसी जब आती है तो हम टुवर्ड्स द एंड वो इंटेंसिटी नहीं रख पाते. और जो आपने मान लीजिए 6 महीने पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, मेंस का पढ़ा है, मेंस प्रीलिम्स कंबाइंड पढ़ा है, वो ज़्यादा काम नहीं आएगा प्रीलिम्स में अनलेस एंड अनटिल वो लास्ट 1 महीने 40 दिन में आपने 3 बार या 2 बार रिवाइज नहीं किया है रिगरसली, और लाइक ऑल द वे थ्रू पूरा एंड टू एंड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. अब वो टाइम तो जा चुका है जिसमें हम जैसे आर्ट एंड कल्चर वगैरह इग्नोर करते हैं और बस एनवायरनमेंट पढ़े. एनवायरनमेंट ऑब्वियसली सिंस फॉरेस्ट सर्विस exam has been assimilated in this, it's prelims, so environment का वेटेज बढ़ गया है, ऑब्वियस सी बात है, एंड पॉलिटी वगैरह होता है, लेकिन सब कुछ पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से टुवर्ड्स द एंड, जिससे हम लाइक लोग काफ़ी चीज़ें सही कर सकते हैं जो आप ना कर पाओ अनलेस एंड अनटिल आप वो स्टैटिक पोर्शन अच्छे से पढ़ रहे हो सारे सब्जेक्ट का. एंड ये मैंने पिछले जर्नी वाले उसमें भी कहा था, यहाँ भी कहूँगा कि रिविजन बहुत अच्छे से करने का फ़ायदा क्या होता है. पहला कि जो एक हाई स्ट्रेस हाई स्टेक एनवायरनमेंट है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो अगर आपने रिवाइज कर रखा है. आप जल्दी से जो स्टैटिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप हो सकता है 10 सेकंड में सॉल्व कर लो, 20 सेकंड में, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. तो उससे क्या होगा, बाकी क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना है, जिसमें थोड़ा सा एलिमिनेट करना है, उसके लिए आपके पास टाइम और मेंटल स्पेस आ जाएगी. तो वो काफ़ी हेल्प करता है. एंड कुछ डाउट आते हैं आपको तो यू कैन मेंशन मैसेजेस में कर दीजिए. अगर डाउट सेक्शन हैंग हो रहा है तो डाउट सेक्शन में कर दीजिए. आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. सो एंड वॉइस अगर ऊपर नहीं, आपको लगता है कि थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा फैन वगैरह कम कर सकता हूँ, या वो जस्ट लेट मी नो. ओके, लाइक दिस इज योर सेशन नॉट माई सेशन, तो फील फ्री टू जस्ट पॉइंट इट आउट एनी टाइम. तो रिविजन की अगर बात और करें तो जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर हमने रिवाइज कर रखे हैं तो बहुत अच्छे से वो सही होंगे, एंड 100% एक्यूरेसी भी आ सकती है, आती ही है, आनी भी चाहिए. मेरी इस बार ऑलमोस्ट वो थी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्लंडर्स कर रहे हो बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन में, मान लीजिए कुछ बेसिक सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और वो आप गलत कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा मैथ्स लगाओ. गलत होने का -2/3 हो रहा है और सही होने का +2 हो रहा है. तो अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहे हो जो सबको आ रहा है, तो आपको 3 ऐसे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे जो लोगों को कम आते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आप मुश्किल कर लोगे. तो जो सबको आता है या फिर जो इन जनरल आना चाहिए, वो तो आप बिल्कुल एकदम मार्क्समैनशिप के साथ उसको कंप्लीट करिए, एंड बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है. फिर वही जो मैंने कहा मेंटल स्पेस वाली चीज़. एंड रिवीजन जो ऐसे मोमेंटम बन जाता है आखिरी 40 दिन में. अगर आप 3 बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, थोड़ा उसमें लीप ऑफ फेथ लेना होता है हमें कि सब कुछ अभी याद नहीं हो जाएगा. शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं होता. आखिरी 40 दिन भी बचे हैं तो आपको लगेगा कि जब आप पॉलिटी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आ रहे हो, आपका 2 रिवीजन और बचे. आपका पहला वाला चल रहा है, 3 राउंड में आपको रिवीजन करने हैं आखिरी 40 दिन में. तो फर्स्ट राउंड आपका चल रहा है, फिर आपको लगेगा जब पॉलिटी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आप ज्योग्राफी पे जा रहे हो कि यार मैं तो ये वाला भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, बट वो होता नहीं है. अगर आप उसमें आपने ऐसा सोच लिया कि ये अच्छे से याद करके ही जाना है सीधा वहां पे, या आप थोड़ा फोमो में आ गए, कुछ और देखने लगे, तो वो काम नहीं आएगा. आपको लीप ऑफ फेथ लेना है
कि ये स्पेस्ड रिवीजन, मल्टीपल स्पेस्ड रिविजन्स के थ्रू ये चीजें याद होंगी। उस समय भले ही ना लगे, आवर ब्रेन लाइक परफॉर्म्स इन वेरी फनी वेज, वो अपने आप चीजें याद आ जाती है। नॉट इवन हेयर, अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ रखा है तो मेंस में भी काम आता है। मैंने ये कई जगह बोला भी है कि जैसे स्ट्रेट्स और इस्थिमस का क्वेश्चन आया था GS1 में, तो वो कई लोगों को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था ऐसे, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हम मेंस से पहले और मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। बट तो हमने वहाँ पढ़ा होता है ज्योग्राफी में अच्छे से, तो कुछ कुछ आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये है, और ये अक्रॉस द सब्जेक्ट्स हेल्प करता है। तो रिविजन बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स द एंड, और बिल्कुल इंटेंस। आप अभी 1 साल बाद अगर आपको देना है तो ये लाजमी सी बात है कि आप डेली 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते। किसी दिन 2 घंटे होंगे, किसी दिन 1 घंटा भी हो जाएगा, कभी कुछ नहीं पढ़ा, किसी दिन 6 घंटे 10 घंटे जो भी है। लेकिन आखिरी के टाइम पे काफ़ी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है। 8-8 10-10 घंटे पढ़ने हैं आखिरी 15 दिन में, तो 10-12 घंटे। और वो ऐसा करना है आपको, जैसे वो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। जैसा मैं हमेशा कहा है कि लाइक यूपीएससी में आपको अपने हिसाब से करना चाहिए जो आपके लिए काम करता है। तो मैं अपना बता देता हूँ, मेरे लिए क्या काम करता था कि टुवर्ड्स दी एंड बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, लेकिन आखिरी एक दिन थोड़ा कम करना है। और आखिरी दिन तो नहीं पढ़ता मैं, इवन मेंस में भी नहीं पढ़ा था। वो अपना अपना होता है, कुछ लोग पढ़ते हैं आखिरी दिन नोट्स और उनके लिए काम करता है, तो वो आप फिगर आउट करिए। किसी और को देख के कुछ मत करिए, आपको पता है कि आपके लिए क्या काम करता है। आप खुद एक बार मॉक्स में देख के करके देख लो कि फुल लेंथ टेस्ट लिखना है प्रीलिम्स का, तो उस दिन में कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या वो फायदेमंद रहा या नहीं रहा, या फिर कुछ आपने परसों कल दोपहर या दिन में ही छोड़ दिया पढ़ना, आपने थोड़ा मेंटल पूल अपना बनाया, और फिर क्या वो आपको ऐसा क्लाइमेट दे रहा है दिमाग में कि आप चीज़ें फिगर आउट कर पा रहे हो, याद आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि याद आ जाती है। तो ऐसा थोड़ा रहना चाहिए टाइम टेबल टुवर्ड्स द एंड। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, सेकंड पॉइंट जो क्लटरिंग ऑफ रिसोर्सेज है, रीडिंग न्यू मटेरियल इन द लास्ट वीक, ये भी एक गलती करी थी मैंने सेकंड प्रीलिम्स में। बिकॉज फर्स्ट प्रीलिम्स से पहले तो मेरे पास 6 महीने का टाइम था, तो मैं चीज़ें ही कंप्लीट नहीं कर पाया था सारी। लेकिन जो सेकंड प्रीलिम्स था उसमें चीज़ें तो कंप्लीटेड थी। तो तब क्या हुआ था, अगर आप देखो, जस्ट 10 दिन पहले रिजल्ट आया, जैसे इस बार 6 दिन पहले रिजल्ट आया शायद, ऐसे पिछली बार भी ऐसी था 5-6 दिन पहले। तो इसमें क्या होता है, तुरंत, जैसे मेरा भी टेलीग्राम चैनल बना है, मैंने तो अभी बनाया है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने तब बना दिया हो। वो सही किया उन्होंने, वो अपने नोट्स डालते हैं टॉपर्स। तो क्या होगा, कुछ एस्पिरेंट्स वो नोट्स देखने लगेंगे, मैं भी उनमें से था। तो बिल्कुल लास्ट डे मेरे को याद है, मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के नोट्स देख रहा हूँ एक टॉपर के, शॉर्ट नोट्स थे वो, बट लाइक कोई ऐसी चीज जो आपने पढ़ रखी है वो अगर किसी अलग तरीके से भी डिपिक्टेड है, बीच में कुछ और चीजें हैं, तो वो लाइक इट विल थ्रो यू ऑफ। तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने ही नोट्स पे। तभी सब लोग कहते हैं, दिस लाइक आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन सेइंग दिस, काफी लोगों ने कहा है इवन बिफोर मी, पीपल विल बी सेइंग दिस आफ्टर मी, दैट कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड स्टिक टू दोज सोर्सेज। अभी आपको भले ही ये चीज थोड़ा वैसा लग रहा हो, लेकिन 9 months डाउन द लाइन या 1 year डाउन द लाइन आप थोड़ा बह जाते हैं, वो नहीं बहना है। यू हैव टू बी स्ट्रांग कि जो जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। किसी और के नोट्स बस उसका एक रीओरिएंटेशन है, आपको अपने नोट्स पे स्टिक करना है, ये एक बहुत जरूरी है। तो क्लटरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। और कोई भी टॉपर हो उसके नोट्स अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो अगले साल के लोगों के लिए होते हैं। आपने मेहनत कर रखी है, आप उस पर भरोसा रखो। एंड क्लटरिंग ऑफ रिसोर्सेज इवन लाइक गोज बैक, मैं थोड़े डाउट्स भी देखता रहता हूँ, अगर कुछ ऐसा होगा जो अभी एड्रेस कर सकता हूँ अभी कर दूंगा, नहीं तो टुवर्ड्स द एंड तो सारे करूंगा। बताता हूँ मैं आपके डाउट्स भी एड्रेस करता हूँ। ठीक है, तो क्लटरिंग ऑफ रिसोर्सेज, थोड़ा और पीछे चले जाओ, न्यू मटेरियल तो नहीं पढ़ना लास्ट के समय में, लेकिन इवन लाइक अभी आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं रखने होते हैं कि एक चीज, जैसे पॉलिटी आप 3 जगह से मत पढ़ोगे, सुभाष कश्यप वगैरह भी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर कुछ और आतिश माथुर सर का कुछ पढ़ रहे हैं आप। मैं क्या, जैसे लक्ष्मीकांत होती है, स्टिक टू इट बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल क्या है ना, यूट्यूब पे नई नई चीजें आ जाती कि लक्ष्मीकांत एक्सप्लेन्ड इन 40 hours, या फिर ऐसा कुछ भी, एनसीईआरटी की सीरीज चल गई। आप देखो अपने हिसाब से देखो कि हाँ चलो एनसीईआरटी पढ़ना है तो उसकी कोई वीडियो देख ली, लेकिन फिर उसकी 10 वीडियो नहीं देखनी, 10 कोचिंग की। आप देखो कौन सी स्टैंडर्ड कोचिंग्स है, क्या इनका कंटेंट अच्छा होता है जो ऐसा फ्री, वो देखो बस। यू शुड स्टिक टू इट। कोई, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, जिसको भी देखना है, लेकिन स्टिक टू दैट ओनली।
ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्लटरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। जब रिसोर्सेज कम होंगे, मेंस में भी बहुत काम आता है ये, जब रिसोर्सेज कम होंगे तो वो मैनेजेबल होते हैं, वो आप बार बार रिवाइज कर सकते हो एंड वो फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, लिख के आ सकते हो। नहीं तो कोई फायदा नहीं है इतनी पढ़ाई का। अब लाइब्रेरी में जाके 10 चीज़ें पढ़ रहे हैं सेम, उसमें आपको पीएचडी थोड़ी करनी है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज नो अटेंशन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन अ सिस्टमैटिक वे। थोड़ा इधर उधर देख लेता था उन 2 अटेम्प्ट्स में जो इन विच आई फेल्ड प्रीलिम्स, ढंग से नहीं किया था, वो इस बार मैंने किया। एंड इनफैक्ट ये तो मैं कहूँगा कि शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है, या फिर सेकंड सबसे, लाइक इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मेंस में इतना नहीं है, मेंस में आपको थीम्स का आइडिया है तो जाएगा, अगर आप अलग से सॉल्व नहीं कर रहे हो। प्रीलिम्स में करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में एक बार वो प्रिंट होके आ गया क्वेश्चन पेपर आपके पास, तो फिर कुछ वो सब नहीं चलेगा कि मेंस में वो जाके चेक होता है। यहाँ पे वो सीधा ओएमआर की मशीन चेक करेगी। तो कुछ चीज़ें जो पहले से फीड होके आती हैं उस क्वेश्चन पेपर में, आपको समझना है उसका मीनिंग क्या है। आपको समझना है कि कहीं शैल लिखा है, कुछ और लिखा है, तो क्या है उनके मतलब, क्या है उनके मायने, क्या है। आम भाषा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूपीएससी की लैंग्वेज समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इनफैक्ट वो अटेम्प्ट करो। जैसे मैं क्या करता था, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा अभी, तो उस पर मैंने काम किया था, वो मैं बताता हूँ। चौथी वाली जो चीज़ है, आई लॉस्ट माई कूल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो सेकेंड वाला था। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आपको याद होगा या फिर आप देखोगे तो 2021 का पेपर वाज लाइक 2020 तक कट ऑफ तो नीचे गई, लेकिन इतना अजीब था नहीं था पेपर। 2021 बहुत अजीब पेपर था, फिर 2022 उससे बिल्कुल डिफरेंट, 2023 उससे बिल्कुल डिफरेंट। तो इन 3 बारी से, ये इस साल तो मैंने नहीं दिया और पिछली साल मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन 2021 से वो मैंने सीखा, तभी मैनेज कर पाया। तो क्या हुआ था कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप 8 या 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज लाइक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर कंपोजर, मेंटेन योर काम। वो कैसे होगा? जो पहली चीज मैंने कही कि हाई स्ट्रेस हाई एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा रिवीजन होगा, तो इट हेल्प्स। दूसरा कि जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, इफ यू सिमुलेट देम इन राइट मैनर, इन लाइक एक्चुअल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, वो काफ़ी हेल्प करता है। यानी ये काफ़ी टॉपर्स ने करा है। इससे पहले वैशाली सिंह मैम का मैंने कुछ देखा था स्ट्रैटेजी, उसमें था कि पंखे वंखे बंद करके देना प्रीलिम्स का मॉक। तो इस बार मैंने वो किया था, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। जब आपने एकदम गर्म, बिकॉज ये लिटरली वन ऑफ द वार्मेस्ट टाइम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर में आता है, जैसे मई या जून में होगा, और वहाँ मान लो कुछ पंखा वंखा, तो वो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस। तो ये एक चीज़ है, लाइट डिम कर लो, इट इज़ अप टू यू, आपको करना है। और आप ऐसा सोचोगे, तरीके लगा के अलग अलग आप सिमुलेट करोगे, तो लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सिमुलेट करो जितना हो सकता है, तो आप कूल मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। वो बाकी आगे मैं मॉक्स की भी बात करूंगा। तो आप मॉक्स ऐसे बिल्कुल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं ना, हम देखते हैं तो किसी का फाइनल चमकना देखते हैं, किसी स्टार का, हम वो नहीं देखते कितना वो जला है, कितना उसने मेहनत करी है। तो हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, वो नेट्स प्रैक्टिस, नेट्स में जाके वो 100 बार सेम शॉट मारते हैं। तो आपको 100 मॉक नहीं देने हैं, लेकिन आप 20 मॉक दो, लेकिन काफ़ी सीरियसली दो। फिर वही आप वहाँ सिमुलेट करो, वहाँ कुछ नया नहीं करना है। तो एक प्रॉपर सिस्टम आपका बना होगा, तो इट हेल्प्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने चेंजेस क्या किए, जो इस स्लाइड का मेन उद्देश्य है, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई वेंट फुल थ्रॉटल, पूरा अच्छे से उसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। जैसे दिन में पॉलिटी का कुछ पढ़ रहे हैं, तो शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 27 या 28 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो मृणाल सर का भी कोलैबोरेशन है उसमें। तो वो वाली बुक में मेरी क्या अप्रोच थी कि 2013 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज डिलिनिएटेड है, तो वो मैंने सॉल्व करे उसमें प्रॉपर, तो लैंग्वेज वगैरह देख के थोड़ा, फिर वो एक बार सॉल्व करा, फिर वहीं पे मार्किंग कर ली, पीछे सोल्यूशन होते हैं प्रॉपर बाकायदा, वो भी आप 5-6 बार करोगे तो पता चलेगा कुछ 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे गलत भी है, तो वो आप गूगल करो, प्रॉपर एनालिसिस करो एकदम।
बहुत गहन अध्ययन करना है उसका, तो वो करा। एंड पीछे से फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने काफ़ी में ऐसे किया था, अटेम्प्ट नहीं किया था बट अटेम्प्ट भी कर लिए थे वैसे, तो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, काफ़ी लोग करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो अटेम्प्ट तो कम से कम उसके सोल्यूशन पीछे के जो है ना वो देखो, एंड ऑप्शंस देखो जो क्वेश्चंस में हैं, कई बार उनके एनालिसिस से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा इसके। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था 2022 में, मैथन का कुछ था कि ये कहाँ पे है, ये 4 मैच द फॉलोइंग थे। तो वो 2007 का एक शायद इकोनॉमिक ज्योग्राफी या जो भी ये होता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करके है उस दिशा पब्लिकेशन की बुक में। उसमें एक 2006 का क्वेश्चन था, उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस था या पीछे सोल्यूशन में दिया हुआ था कि दामोदर वैली जो है उसके अंदर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विद इन द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की, उनमें से एक है मैथन पावर प्लांट। तो वो पता चल गया वहां से, ऐसे ऐसे याद है, जब 5-6 बार करते हो तो सबकॉन्शियस में वो रहता है। और उस क्वेश्चन जो 2022 में आया था वो था कि लाइक मैच द फॉलोइंग और लोकेशन थी, तो मैथन के आगे लिखा था कुछ कर्नाटका, तो अब दामोदर वैली पता है कि यहाँ वहाँ तो नहीं है, तो गलत हो गया। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको काफी हेल्प करती है। इवन उससे पहले साल 2021 में बिस्फिनॉल ए आया था, तो तब तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करे नहीं थे, वो भी ऑल दो करंट अफेयर्स में भी होता है, लेकिन वो उस बुक में भी था। वो 2000 शायद 11 या ऐसा कुछ का क्वेश्चन था। काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वर्बेटिम, आप देखो आपको पता चलेगा। तो ये यू हैव टू लाइक एनालाइज प्रॉपरली, अच्छे से ऑप्शंस भी देखो। जैसे मान लो किसी आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन है, उसमें मान लो उपनिषद का क्वेश्चन है, पूछा कि कौन सी उपनिषद में ये पर्टिकुलर चीज लिखी है, तो 4 ऑप्शन होंगे, एक उसमें से सही होगा, लेकिन बाकी में भी कुछ लिखे होंगे कि मतलब बाकी 3 जो उपनिषद है उसका जाके आप गूगल पे देख लो, वहीं पे स्क्रिबलिंग कर लो, जो भी ये बुक है या कहीं से भी आप कर रहे हो कि ये ऐसा है, तो काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको। तो जैसा मैंने कहा कि सॉल्व 2013 ऑनवर्ड्स, रेड आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड एनालिसिस ऑफ अदर ऑप्शंस। अब जो व्हेन यू आर रीडिंग आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चन, आप चीज़ें खुद ही समझ जाओगे कि यार ये तो लक्ष्मीकांत में है तो वो रहने भी दे सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कितना आपको करना है। और इसमें अगेन जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने चाहिए, से लाइक एंड टू एंड। तो साइंस एंड टेक के भी करो, अगर आप ये सोचने लगे कि साइंस एंड टेक तो करंट अफेयर्स डायनेमिक चीज़ है, तो वो क्यों करना, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें उसमें स्टैटिक भी होती है, एंड डायनेमिक है तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी नहीं। जैसे अम, ये है ITER है, थर्मोन्यूक्लियर जो रिएक्टर है, वो बहुत टाइम से चल रहा है, उसका क्वेश्चन आ सकता है अगले साल। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो उसमें कवर होंगी, काफ़ी बेसिक्स भी आते हैं प्रीलिम्स में, जो हमें लगता है कहाँ से आ गए, और वो बेसिक साइंसेस से आते हैं, वहाँ से देख लो आप, काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी रिपीट हुई हैं, आप वो देखो तो एक बार। तो बाकी ये है। एंड उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जो एनालिसिस ऑफ अदर ऑप्शन भी समझा दिया। हाँ, अब जो PYQs में एक और पहलू ये है कि वी कैन एंड वी शुड सॉल्व लेट्स से पास्ट 7 और 8 ईयर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर प्रिंट करके, जिसका लेफ्ट साइड में हिंदी ट्रांसलेशन भी हो एक्चुअल पेपर की तरह, आखिरी 1 हफ्ते में। ये हम कुमार सर जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे 2020 में, तो उनकी आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, उन्होंने बताया था, वो मैंने यहाँ पे फॉलो करा। इसमें क्या होता है, लास्ट के जो 1 हफ्ते में योर माइंड इट गेट्स एक्लिमेटाइज टू द लैंग्वेज, द फ्लो ऑफ UPSC, द काइंड ऑफ क्वेश्चन UPSC आस्क्स, एंड इवन हिंदी ट्रांसलेशन भी देखना सीख जाते हैं, वो प्रैक्टिस बन जाती है, वो भी हेल्प करता है। इस बार हिंदी ट्रांसलेशन ने हेल्प करा। तो जैसे मैंने बताया है और भी कई जगह की, एक क्वेश्चन था जिसमें 5-6 ऑप्शन थे एंड पूछा गया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग कौन से हैं, तो वो पल्सेस वाला, ये शायद मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, और मैं फिर से बता देता हूँ अगर कोई बस प्रीलिम्स के लिए देख रहा है। तो उसका इधर ऑप्शन से अल्फा 4-5 थे, बीच में चिकपी लिखा था, क्लवर लिखा था। तो चिकपी का इधर ट्रांसलेशन देखा तो चना, चना पता है पल्सेस, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेटिंग कैसे पता करें, जो स्टैंडर्ड ऑप्शन थे वो नहीं थे। तो चना पल्सेस होते, पल्सेस होती हैं फिक्सेटिंग, तो वो वहाँ से आ गया, 2 एलिमिनेट हो गए वहाँ से।
फिर बचे 2, फिर उसमें देखा कि अल्फाल्फा दोनों में आ रहा है, अल्फाल्फा ग्रास होती है, तो फिर एक उसमें से ऑप्शन था क्लवर, उसमें भी यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा था कि तिपतिया घास, तो अल्फाल्फा हमें पता है ग्रास होती है, फेमस है, तो अल्फा एक ग्रास है तो दूसरी ग्रास भी होगी, तो ऐसे करके वो वाला ठीक हो गया। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी सही हो सकते हैं, इसीलिए आप ये देखो कि ये कुछ बेसिक्स हैं जो चले आ रहे हैं बहुत टाइम से। अभी इस साल पेपर थोड़ा ऐसा हो गया कि एलिमिनेशन कम हो गई है चीज, लेकिन फिर भी ये एक बेसिक चीजें हैं, ये लॉजिकल चीजें हैं जो काम आएंगी आगे भी। इसीलिए कई लोग हैं जो हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं, प्रीलिम्स के मास्टर बन जाते हैं, वो यही करते हैं, ये चीजें काफी जरूरी है। देन अभी आपके क्वेश्चंस का भी आंसर देता हूँ मैं, कुछ लाइक आउट ऑफ वो भी आ रहे हैं क्वेश्चन, वो भी मैं आई विल एड्रेस देम, लाइक पीएसआईआर वगैरह के क्वेश्चंस है। नाउ ये मैंने बता ही दिया कि प्रिंट 7-8 प्रीवियस ईयर पेपर, एक्चुअल फॉर्मेट, हिंदी ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, सॉल्व देम इन लास्ट 1 वीक। और हाँ, ये एक like this is a genuine question that why should we solve if we have like solved them multiple times in that Disha book or many mocks, or like they cover a lot of previous year questions, so what's the point? And we have seen them, so we will solve them like quickly. So is it really a simulation? But it is, like it is a simulation of UPSC's language, it is a simulation of looking at the Hindi translation, it is the simulation of keeping your nerves, and you can solve them in, let's say, 1 hour or 1.5 hours. The aim should be like 150 plus 160 plus, because obviously पहले कर रखा है तो आप ये एम करो, एंड 160 प्लस आ गए तो बढ़िया ही है। अब ये एक मेट्रिक मान सकते हैं, उसमें 120 नहीं आने चाहिए अगर पहले कर रखा है, तो ये है। So the goal is to imbibe the language of UPSC and make sure your brain works in the prelims way. And prelims way मैंने थोड़ा बता ही दिया आपको, बाकी आगे बात करते हैं। Now दूसरा चेंज जो मैंने किया वो confined study material था। I made sure that I don't have like multiple sources for any single part of the syllabus. तो मैंने क्या किया कि जैसे एक प्रॉपर नोट्स मिल गए, एक धनंजय सिंह यादव या ऐसे एक सर थे, ऑल इंडिया रैंक 90 और समथिंग, उनके कुछ एनसीईआरटी के नोट्स थे, तो मैंने वो लिए पहली बार, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी की का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी बहुत, तो मैंने लेकिन इस बार सोचा कि मैं एक ही जगह कंपाइल कर लूँगा चीज़ें। मैं पहले 3-4 जगह से पढ़ रहा था, मैं राजतनिल सोलंकी मैम के नोट से भी पढ़ रहा था, मैं फिर एनसीईआरटी पढ़ता था, फिर और कहीं कुछ किसी के नोट्स मिल गए वो पढ़ता था। इस बार मैंने क्या किया, सोर्सेज बहुत कन्फाइन कर दिए, तो राजतंगी मैम के नोट्स तो मैंने पढ़े ही नहीं इस बार, एनसीईआरटी पढ़ी, बिकॉज ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, बाकी में भी बता दूंगा जल्दी जल्दी। ज्योग्राफी का इतना वेटेज है नहीं प्रीलिम्स में, तो कोई पॉइंट नहीं है इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने का। एनसीईआरटी के नोट्स लिए मैंने धनंजय सर के, उसमें जो मेरी एनसीईआरटी थी उसमें कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जिसमें मैंने काफ़ी कुछ स्क्रिबलिंग कर रखी है किसी मॉक्स में जो कुछ मिला है, वो मैंने स्कैन करके उसी पीडीएफ में जोड़ दिया, उसकी पीडीएफ में, एंड फाइनली ये 150 वर्ड की कुछ पीडीएफ बनी, उसको मैंने प्रिंट करा लिया, फिर ये मेरा ज्योग्राफी का मटेरियल बन गया। एंड ऑब्वियसली जो मैप्स वगैरह होते हैं और ये सब होता है वो तो था ही। तो ऐसे ही सिमिलरली पॉलिटी के नोट्स थे लक्ष्मीकांत के, किसी टॉपर के, मेरे नहीं, मैंने लक्ष्मीकांत में हाईलाइटिंग करी थी, लेकिन मैंने किसी और टॉपर के नोट्स ले लिए थे, वहां से पढ़ा, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत का एक शॉर्टर वर्जन था। एंड इसमें तो प्रीलिम्स के लिए आतिश माथुर सर का जो मैग्ना कार्टा है, लाइक इट इज द बेस्ट। पिछली बार मैंने वो किया, इस बार भी मैं कर रहा था अपने इंटरव्यू के बाद और रिजल्ट, लाइक फाइनल रिजल्ट से पहले, कि बाई चांस थिंग्स गो साउथ, देना है प्रीलिम्स, पॉलिटी के लिए बहुत है इतना, क्योंकि पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो आतिश माथुर सर बहुत अच्छे से बताते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो कर सकते हो। अगेन वो कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब आप समझ रहे हो कि उसकी बाउंड्रीज आपको पता है, ऐसा नहीं होगा कि आपने वो पढ़ लिया फिर आपका मन करेगा कि कुछ और पढ़ना है। आप कन्फाइंड मटेरियल रखो, जो भी है आपका कोचिंग का मटेरियल, आप उस पर स्टिक करो। टीचर ने कुछ बता रखा है कि ये करना है, वो एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन वो एक जगह कंबाइंड रखो, एक जगह पीडीएफ में जोड़ने की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन एक जगह रखो, उसके बाहर मत देखो।
एंड आई ऑल्सो रिड्यूस द स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने कहा ही है कि कुछ जैसे जोग्राफी में कम कर दिया, सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़ा कुछ कम किया था, कि मल्टीपल चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सीधा नोट्स उठा लिए किसी के, या जो नितिन सिंघानिया है उसमें ऊपर मतलब फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, मेन टॉपिक्स पढ़ने, आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग्स हो गया, लिटरेचर हो गया, भक्ति सूफी हो गया, ऐसी चीज़ें. And obviously the key is multiple revisions of small study material. ये तो like across the cycle of UPSC this is quite relevant. Even in mains this helps, in interview also, that I will talk later, but prelims और mains में बहुत help करता है ये, क्योंकि काफ़ी लोग तो competition में यही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि FOMO is a real thing, is a very difficult thing to conquer. जब टेलीग्राम पे चीज़ें आने लगेंगी कि 40 आवर मैराथन, टारगेट 140 प्लस, या ऐसा कुछ, तो हम वहाँ बह जाएंगे, हम वो फॉलो करने लगेंगे. पॉइंट नहीं है ना, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी वहाँ जा रही है. जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो हम उसको मल्टीपल बार नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकली यही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है कि हम कुछ नया ढूंढें. दोबारा कोई चीज़ पढ़ना तो बोरिंग है, बट वही बोरिंग चीज़ है जो इट फेचेज यू मार्क्स, तो हमें वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए. हाँ, स्टार्टेड एक्टिंग ऑन फोमो. जो पहले जो चीज़ें हुई वो फोमो के वजह से ही हुई थी. टॉपर का कुछ देख लिया, कोई कहीं टेलीग्राम हटा दो अगर आपको ऐसी चीज़ें होती हैं आखिरी एक हफ्ते में. हाँ, मैं सबके डाउट्स क्लियर करूँगा. पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ, मैं सारे डाउट्स अभी क्लियर करता हूँ थोड़ा. ठीक है, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि टेलीग्राम वगैरह आप डिलीट कर सकते हो अगर आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है, या तो आप देख रहे हो तो मत देखो उसमें ज़्यादा कुछ कि कुछ नया आ गया, कुछ नया कंपाइलेशन आ गया, मैराथन वीडियो आ गई. आपने पहले से जो पढ़ रखा है उस पर ध्यान दो. साइकोलॉजिकल ब्लाइंडर्स लगाने हैं. ब्लाइंडर्स क्या होते हैं, जो आप देखोगे गूगल करना, कि जो हॉर्सेज होते हैं, घोड़े होते हैं, उनके यहाँ पे ऐसे चीज़ें लगी होती हैं. वो क्यों होती है कि वो भाग सकें. जो डर्बी वाले हॉर्सेज होते हैं उनको रेस जीतना ही उनका एम है. आप भी वही हो. तो आप आंखों के आसपास क्या हो रहा है, आप ब्लाइंडर्स लगा लो, साइकोलॉजिकल ब्लाइंडर्स. आपको देखना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है आसपास, आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना है. Deleted Telegram towards the end so that I am not swayed away by newly selected toppers' notes. Restricted the material to my old one and took the hard decision of not running after ever changing attractive study material. And में वही help करेगा. Now how to attempt, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी हो जाता है, like after PYQs और like compared to like दोनों, both of them, PYQs and how to attempt the prelims paper, both are most important. So I try to emulate actual scenario to the maximum extent. Hi, good evening. So मैंने थोड़ा बताया ही है पहले कि जैसे फैन बंद कर लिया, लाइट्स डिम कर ली. एंड इसमें एक मैं अनपॉपुलर ओपिनियन भी देना चाहूँगा कि कई लोग, जैसे मान लो कोई ओल्ड राजेंद्र नगर में है या कहीं, उनको ऐसा रहता है कि कोचिंग में जाके मॉक देना है, टेस्ट सेंटर में जाके देना है, पर वहाँ पे एसी वगैरह भी चल रहा होता है. आप एक्चुअल अगर सिमुलेट करना है, आप वो रूम पे कर सकते हो अपने, बिल्कुल ही अच्छा सिमुलेट कर लो. आपकी जो टेबल है, अगर टेबल बड़ी है तो टेबल का छोटा सा हिस्सा यूज़ करो, आधा यूज़ करो अगर बड़ी है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ कि टेबल ऊपर खाबड़ हो, छोटी टेबल हो, पतली टेबल हो, उसके लिए भी आप यू आर preparing yourself. Then turn off the fan or like dial it down, dial the speed down, dim the lights, and like do not like focus on anything else other than your paper. ये हो गया environmental. Now like पेपर में क्या चल रहा है वो भी आपको एक्चुअल सिमुलेट करना है. ये मैंने आगे वाली स्लाइड्स में भी मेंशन किया है, मैं उस पर आता हूँ तब बताता हूँ कि पेपर कैसे सॉल्व करना होता है. वो भी यहाँ पे आपको सिमुलेट करना है मॉक्स में, जितने भी देने हैं. जैसे मैंने 20 FLTs दिए जो फुल लेंथ टेस्ट है इस वाले अटेम्प्ट में,
इससे पहले भी दिए थे तो इसीलिए इस बार कम दिए, तो 30-40 भी दे देने चाहिए बिकॉज वही एक सिमुलेशन है। तो वो मैंने दिए, तो बिल्कुल तरीके से दिए, वो मैं बताता हूँ आगे। नंबर ऑफ मॉक्स ऑब्वियसली वेरीज, कुछ टॉपर 100-150 भी लिखते हैं। विक्रम ग्रेवाल सर की टॉक अगर आप देखोगे 100-150 भी मॉक्स हैं, कई लोग करते हैं। आप अपने हिसाब से करो, बहुत ओवरडू मत करो, मिनिमम 20 तो दे ही दो। एंड टुवर्ड्स द एंड जो 2 महीने का जो टाइम होता है उसमें फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए रादर देन सेक्शनल, बिकॉज सेक्शनल में तो ऐसा भी होगा कि आप पाओगे बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं वो। जैसे मान लो ज्योग्राफी का कोई सेक्शनल तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कम है वेटेज, लेकिन आप पॉलिटी का भी कोई दे रहे हो तो काफ़ी स्पेसिफिक भी चीज़ें चली जाएंगी। कुछ पार्लियामेंट्री ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ गया ऐसे, जो हो सकता है एक्चुअल में ना आए। तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट देखना है कि हाउ यू सॉर्ट ऑफ ट्रैवर्स बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो भी 10-10 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के, या 15-15 क्वेश्चन, कैसे आप एक को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो टुवर्ड्स द एंड ये करना चाहिए। बट नंबर ऑफ मॉक्स आपके वेरी कर सकते हैं, बट सिंसियरिटी शुड बी सुपरलेटिव। जो मैंने कहा कि बिल्कुल एक्चुअल पेपर जैसे श्रद्धा के साथ एकदम तरीके से करना है। नाउ लाइक टॉकिंग अबाउट द सॉल्विंग ऑफ द पेपर, so I attempted the paper in 3 to 4 rounds, 3 rounds to be precise. जो चौथा राउंड एक मैंने पहले राउंड के बाद घुसाया था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सो एक यही जो इनोवेशन है, टू रिवाइज द फर्स्ट राउंड क्वेश्चंस इन 2-3 मिनट्स टू कंप्लीटली एलिमिनेट सिली मिस्टेक। ये क्या है? जो फर्स्ट राउंड आपने सुना होगा कि उसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने इस बार क्या किया, वो किया जो 70 या 75 मिनट में हमने कर रखा है। और उसमें ऑब्वियसली हम बाकी चीज़ें एलिमिनेट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हम जो अगले वाले राउंड में हेल्प करता है। लेकिन कुछ होते हैं 25 से 30 क्वेश्चन जो हमें पता है कि श्योर शॉर्ट ये तो सही है मेरे, बट उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया इस बार कि 1-2 मिनट में उसको रिवाइज कर लिया, तो वो उससे सिली मिस्टेक्स और ब्लंडर जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड जैसा मैंने कहा कि इफ़ यू आर डूइंग एनी सच ब्लंडर इन दी स्टैटिक क्वेश्चंस, you will have to attempt, you have to do 3 such questions correct, जो बहुत कम लोगों को आते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक इनोवेशन करी मैंने इस अटेम्प्ट में। then there was a systematic approach for marking the questions for the later rounds, जो मैं पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं किया था, जो 2020 और 2021 का था। और भी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि यू आर 50% श्योर। शुभम कुमार सर का वीडियो देखोगे यूट्यूब पे जो है, तो लाइक 75% श्योर भी करते थे वो। मैंने 50% श्योर वाले किए, उसमें एरो बना दिया, कहीं पे ऐसे सिंबल बना दिया, कहीं पे डॉट लगा दिया। ये आप करो जो भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करो, तभी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। एंड ये बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट पॉइंट, कि प्रैक्टिसिंग टू लेट गो of any question when moving to other questions. जो the practice of letting go of things, ये बहुत ज़रूरी है इस वाले एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स में तो है ही। मैं एक ब्रॉडली भी अगर बताऊं, तो जैसे मेंस में होता है कि हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो अगर हम लिखने ही लगे बहुत एकदम कि आज तो लिखना ही है बेस्ट आंसर पॉसिबल, तो आप जो अगर मैथ्स लगाओ तो 7.5 मिनट और 10 मिनट में वो क्वेश्चन करने होते हैं, 10 मार्कर और 15 मार्कर। तो आप बहुत अच्छे से लिखने लगे, एक 10 मार्कर तो हो सकता है 12 मिनट लगा दो 7.5 की जगह, तो यू विल मेस अप योर चांसेस लाइक क्वाइट, यू विल परफॉर्म वेरी टेरेबली अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन में कर दिया। बिकॉज इट इज अबाउट द क्वांटिटी, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्वालिटी तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लिख दोगे कुछ तो बहुत ज़्यादा कुछ तीर नहीं मार लोगे। सिमिलरली प्रीलिम्स में यहाँ एक अलग तरीके से वो वर्क करता है कि हम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे गए, तो हम पहले पे हम बिल्कुल ऐसे सोचते नहीं रहेंगे, हमारा सबकॉन्शियस ऑब्वियसली वर्क करेगा, क्योंकि इसी फिलॉसफी पे ये 3-4 राउंड में सॉल्व करने वाला अप्रोच बना है। लेकिन आप उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचो। जब अगले क्वेश्चन में चले गए, क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 51 पे आ गए, या 60 से 61 पे आ गए, जो भी है, आप बस उसी क्वेश्चन पे ध्यान दो जो आप एड्रेस कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस भी मॉक्स में करो, बहुत ये काफ़ी हेल्प करता है। बिकॉज खासकर जो 2022 और 2023 का जो अभी पेपर हुआ है,
इसमें आपको 10 क्वेश्चन हो सकता है ना आए, हो सकता है 15 क्वेश्चन ना आए, ऐसे ऐसे ऑप्शन डिजाइन है और जो भी है। तो इसमें अनलेस एंड अनटिल यू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड सॉर्ट ऑफ लाइक फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तो वहीं पे स्ट्रेस हो जाओगे, तो यू विल लूज इट ड्यूरिंग द एग्जाम। जो मैंने बताया कि one of the blunders that I did in my previous two attempts was losing it in the examination hall. अपना धैर्य खो देते हैं, वो नहीं करना है। मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले तो एक डाउट सेक्शन में है, फेल्ड इन लास्ट टू प्रीलिम्स, नाउ डिसाइडिंग टू गो फॉर अ जॉब इन माय डोमेन, डेटा एनालिस्ट, इज इट अ वाइज डिसीजन सर, काइंडली सी यू हैव फेल्ड इन लास्ट टू प्रीलिम्स, सो इट डज नॉट मीन कि आप दोबारा प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं, आपको देना ही चाहिए अगर आप, बट ये भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इस पे मेरी एक टॉक भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि द डार्क साइड ऑफ, हाँ मैं ये भी बताता हूँ, द डार्क साइड, द रियलिटीज ऑफ यूपीएससी। तो उसमें ये है कि हमें थोड़ा प्रैग्मेटिक भी हो सकते हैं। नितिन के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ जो डाउट सेक्शन में था। तो अगर आप अभी एक जॉब ढूंढ लिया आपने, तो आप थोड़ा सस्टेनेबल भी हो जाओगे, सस्टेन कर पाओगे चीज़ें, फिर आप अगला अटेम्प्ट दे सकते हो, जॉब के साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो, आखिरी 2 महीने में छुट्टी ले सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। इनफैक्ट ये रिफ्लेक्ट भी करेगा अच्छे से आपके डैफ वैफ में, कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब सारे लोग ये मत करने लग जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक गैप ईयर भी ले सकते हो, आप गैप ईयर भी ले सकते हो। आप 2000 अगर मान लो 2023 वाला भी आपका नहीं निकला है, तो 24 का नहीं देके आप 25 का दे सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू, और किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपके लिए जो काम करेगा आपको वो करना है। तो आई थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन, बट आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आपके पास और कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। मैंने भी दिया, कई लोग, फिर आकाश का क्वेश्चन, तो बबल्स मैं कैसे भरता था, जो ये 3-4 राउंड्स हैं, तो पहले राउंड में करा, फिर तब बबल्स नहीं भरे, ये रिवाइज करा उसके बाद भी नहीं भरे, सेकेंड राउंड के बाद भरता था मैं। कुछ लोग साथ साथ भी भरते हैं कि पहले राउंड के बाद भर लिए, मतलब ये थोड़ा रिस्की होता है, बाद में अगर मन बदलेगी कुछ और तो फिर काफ़ी वो गिल्ट हो जाता है, फिर अगेन यू विल लूज इट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो जितना अपने लिए चिल कर सकते हो चीज़ें कर लो, कि बिना मतलब का स्ट्रेस को लेना कि यार गलत मार्क कर दिया, पूरे एग्जाम में वही सोचते रहे। लेकिन वो टाइम का भी देखना है कि एकदम एंड में भी नहीं भरना है कि एकदम हड़बड़ी में भर रहे हैं और एक 2-3 गलत हो गए तो सारे ही गलत ना हो जाए, तो एक थोड़ा बैलेंस बनाना है। तो मैं सेकेंड राउंड के बाद करता था, एंड जो थर्ड राउंड जो मेरा होता था उसमें मैं डायरेक्टली फिर OMR में मार्क करता था, क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ पे वर्कआउट कर लिया होता है क्वेश्चन पेपर पे आपने, तो जो कर रहे हो तो सीधा भी कर सकते हो। तो ये है मिस्टर आकाश के क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, बाकी मैं कुछ देर में बताता हूँ, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये तो डाउट था। हाउ टू अटेम्प्ट कंटिन्यूड, तो डिसाइडेड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बेस्ड ऑन माय मार्क्स। ये अब क्या है कि 3 राउंड है, तो इनका एनालिसिस भी जो मॉक्स हैं आपके, उसको आपको राउंड्स के हिसाब से करना है कि कितने राउंड्स जो हैं, पहला राउंड वाले क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, दूसरे राउंड वाले कितने सही हो रहे हैं, तीसरे राउंड वाले कितने सही हो रहे हैं। पहले वाले तो गलत नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी तो हो, इवन 100% अचीवेबल है। मतलब सारे यहाँ स्टैटिक नहीं होंगे, आपको लगा होगा कि आपको श्योर शॉट आता नहीं आता होगा, तो 90% 85% एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए, टारगेट 95। एंड नाउ सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, इसका पीछे मैं बनाता था, कई टॉपर्स का मैं देखा इस बार, जबकि ये पहले भी देख सकता था मैं, पर वो थोड़ा ईगो वगैरह होता है, IIT वगैरह से आते हैं, हम इतना नहीं देखते। इस बार पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने काम किया था, तो जो भी टॉपर्स बताते हैं चीज़ें वो मैंने करी थी। उसमें से ये बहुत ज़रूरी था कि एनालाइज करो अपने मार्क्स को प्रॉपर, कितने करेक्ट, कितने अटेम्प्टेड हैं, करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, कितने नॉट अटेम्प्टेड है, और ये राउंड वाइज आप डिवाइड कर लो। तो मैंने ये पाया है कि थर्ड राउंड वाले इतने ज़्यादा सही नहीं होते मेरे, पहले दूसरे वाले फिर भी है, थर्ड वाला तो ऐसे शेकी ग्राउंड्स पे है, कभी 60% करेक्ट हो गए, कभी 30%, कभी 10%। तो मैंने सोचा था कि अगर कुछ मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एक्चुअल पेपर अगर कुछ ऐसा आया, तो मैं थर्ड राउंड में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो मैंने किया भी ऐसा
कि लास्ट राउंड वाले क्वेश्चन एक्चुअल में डिक्रीज कर दिए, 83 ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि मॉक्स में तो 90 करता था। एंड लाइक इसमें भी एजिलिटी होनी चाहिए, यू हैव टू बी लाइक क्वाइट फ्लेक्सिबल, बिल्कुल लाइक हेड हार्ड हेडेड होके नहीं जाना है आपको। जैसे 2023 का जो पेपर था, इट डिमांडेड इवन यू नो लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। जब क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसके ऑप्शंस है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, पहले जैसा नहीं है कि 1 2 3 2 3, तो आपको एटलीस्ट 4 में से 3 तो आने ही चाहिए अगर स्टेटमेंट जो दी है, तभी यू विल फील गुड अबाउट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। तो जब ऐसे नहीं आ रहे तो आपको छोड़ देने चाहिए। 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो काफी तुक्केबाजी पे हो जाएगा, अब इतनी चीजें लक पे नहीं छोड़ देनी चाहिए। तो हो सकता है मैंने 83 किए, इस साल का देता हो सकता है 75 ही करता, तो उसी हिसाब से आपको यू शुड सॉर्ट ऑफ ऐसा आउटलुक रखो कि हो सकता है क्वेश्चन पेपर ऐसा आ जाए कि मुझे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे करने पड़े, पर एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, लास्ट राउंड वाले नहीं हो पाते तो कम कर दूंगा लास्ट। कुछ हैक्स की बातें कर ले। हैक्स भी मैंने इस बार यूज करे। मैंने एक कुछ प्रोग्राम था, मैं भूल गया कि एलिमिनेशन ट्रिक्स और इस पे था, हो सकता है अभी आगे काम ना आए, लेकिन उसकी जो एक बेसिक लॉजिक होता है जो उसके पीछे का, वो काम आता ही आता है। तो ट्रिक्स ऑफ ट्रेड जो होते हैं मार्केट में, मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ और उसका लॉजिक बता देता हूँ पहले तो, कि जो यूपीएससी एग्जामिनर है या यूपीएससी एज अ बॉडी है, इट विल नॉट वांट कि कोई लिटिगेशन हो किसी टाइप का, या किसी टाइप का कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी हो। तो जो क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं, जो स्टेटमेंट उनको गलत फ्रेम करनी है, लाइक दे विल फ्रेम इट इन अ वे दैट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, कोई एम्बिग्युइटी ना हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि काफ़ी सुपरलेटिव्स में बातें जाती हैं जो गलत सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले जीएसटी का क्वेश्चन था कि व्हाट चेंजेस विल हैपन आफ्टर द कमिंग ऑफ जीएसटी, उसमें ऑप्शन थे कुछ, उनमें से एक ऑप्शन था कि द जीडीपी ऑफ, जो जीएसटी वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन थे, उसका एक ऑप्शन था कि द जीडीपी ऑफ इंडिया विल ग्रो ड्रास्टिकली। तो ये तो एक सुपरलेटिव स्टेटमेंट हो गई, तो ये गलत होगी काफ़ी चांसेस है। तो और ये उन्होंने इसीलिए डिज़ाइन किया ऐसा कि भाई बाद में कोई आके कुछ लिटिगेशन टाइप कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर दे। ऐसे ही जो एम्बिगुअस होते हैं सेंटेंसेस, काफ़ी चांस है कि वो सही हो। ये आप इसको ऐसे समझो, जनरलाइज्ड कोरिलेटेड एक टर्म मानो, जनरलाइज्ड एक स्पेसिफिक हो गया, एक जनरलाइज्ड हो गया। तो जो जनरलाइज स्टेटमेंट है, जनरलाइज्ड कोरिलेटेड, दे हैव हाई लाइकेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट। जो जनरलाइज्ड कोरिलेटेड ही नहीं है, कि जनरल तो है कि जैसे कुछ एक क्वेश्चन था, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 4 स्टेटमेंट थी, 3-4 स्टेटमेंट की, सम टर्टल्स आर ओमनिवोरस, सम ये आर, तो ये सम टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, तो ये तो कोरिलेटेड है और जनरलाइज्ड भी है, तो सही हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया कि सम बताता हूँ, कुछ भी आ गया जो कोरिलेटेड नहीं है कि सम टाइगर्स आर या सम वल्चर्स आर हर्बीवोर्स, ऐसा कुछ आ गया, तो आपको समझना चाहिए सम पे नहीं जाना है आपको यहाँ पे, कि जनरलाइज आपको समझना है कि कोरिलेटेड नहीं है चीज़ें, जो स्टेटमेंट में है वो तो गलत ही है, वहाँ जनरलाइज नहीं देखना है। तो ये हो गया पहला ट्रिक ऑफ ट्रेड, कि जनरल स्टेटमेंट सही हो सकता है। दूसरा जो ट्रिक ऑफ ट्रेड है वो मेरा ये था कि स्टेटमेंट्स कई बार ऐसा होता है ना कि 3-4 स्टेटमेंट है, उसमें से दो दो स्टेटमेंट ही रिलेटेड है, कि अगर एक सही होगा तो दूसरा तो सही होना ही है, ये भी कर सकते हो। फिर और भी ऐसे हैं, आप देखो आपको सब मिल जाएगा, मृणाल सर का ने भी डाल रखा है, और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक देखो, फॉलो करो, मॉक्स में सिमुलेट करो उसे, वहाँ एक्चुअल पेपर में भी यूज हो जाता है। एंड इसका ये है कि आपको बिल्कुल रगड़ के चलना है पेपर, बिल्कुल एक भी बार फोकस आपका नहीं हिलना चाहिए। 10 क्वेश्चन जो मैंने आगे पॉइंट लिखा है ना, 4th लाइन की, स्टिकिंग टिल द वेरी एंड, क्वेश्चन में ही हिंट्स होते हैं,
ये यहाँ पे ट्रिक्स ऑफ ट्रेड अगर ढंग से यूज करना है तो आपको यू हैव टू स्टिक टू द पेपर। बड़ा क्वेश्चन तो खासकर जो बड़ा क्वेश्चन होगा, द लॉन्गर द क्वेश्चन इज, देर आर हायर चांसेस दैट उसमें कुछ चीज़ें छुपी हो, कोई ऐसा टर्म बीच में हो या कुछ सुपरलेटिव चीज यूज कर ली हो जो विच विल रेंडर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट रॉन्ग। तो ये दोनों चीज़ें टैंडम में चलती हैं। कीप चेंजिंग, लाइक ये एक हैक है अपने आप में, यू हैव टू कीप चेंज विद द चेंजिंग एग्जाम पैटर्न। अब जैसे सी सैट थोड़ा वो हो गया, सी सैट का मैं बता दूंगा अभी डाउट सेक्शन में भी, कि जो एग्जाम पैटर्न बदल रहा है तो हमें भी बदलना है। वी कैन नॉट क्रिप फॉर वेरी लॉन्ग। थोड़ा सा तो हम दुख मना सकते हैं कि चलो पेपर तो क्या बना रहे हैं ये, लेकिन हम उसमें काम भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू कीप चेंजिंग विद द चेंजिंग एग्जाम पैटर्न। हिंदी ट्रांसलेशन भी एक हैक है, मैंने बताया कैसे यूज़ किया था मैंने 2022 वाले में। स्टिकिंग टिल द वेरी एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक, बिकॉज इसी में सब आ जाता है। इसमें नॉट लाइक इट, इसमें वो भी आ गया कि लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, इसमें वो भी आ गया कि सॉर्ट ऑफ जो मल्टीपल राउंड वाली चीज़ है। स्टिकिंग टिल द वेरी एंड, हो सकता है तीसरे राउंड में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे चमक जाएं जो पहले से, जो आप पहले आप हार मान चुके हो लेकिन सबकॉन्शियस कुछ काम कर रहा है, कुछ हो सकता है दूसरे क्वेश्चन से कुछ भिड़ गया आपके दिमाग में एंड वो सही हो गया, एंड यू नेवर नो कि आप 2 नंबर से हो सकता है कट ऑफ क्लियर करो। तो स्टिकिंग टिल द end is the most important thing I think. Hints are there in the question. Long questions are more likely to contain some hints to help you work out the answer. And you should try to maximize your gains and minimize your losses. If the paper is tough, it is tough for everyone. तो जैसे GS1 का आया इस बार, जो मतलब प्रीलिम्स का जो GS पेपर था, टफ था नो डाउट, अनफेयर भी था मैं कहूँगा ये। काफ़ी जैसे सी सैट तो अनफेयर था, बट क्या कर सकते हैं, टफ है सबके लिए है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर गेन्स, मिनिमाइज योर लॉसेस। ये ऐसे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी मैकेनिज्म लेके चलना है दिमाग में। तो क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने 83 किए थे, ऑल्दो मार्कशीट आउट नहीं है बिकॉज फॉरेस्ट का भी था मेरा, फॉरेस्ट की साइकिल खत्म होगी तब मार्कशीट आएगी प्रीलिम्स की, मेंस की आ गई, बट आंसर कीज के हिसाब से 120 प्लस था। वो कैसे हुआ कि मैंने 83 जो अटेम्प्ट किए उसमें से 68 सही थे, 15 गलत थे बस, ऐसा कुछ था। तो कैसे हुआ कि मैं आई फोकस्ड ऑन, एक मिनट, हाँ। सो ये क्लास का थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज डाउट्स भी कवर कर लूँगा मैं। सो आई फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग माय गेन्स। जो मैंने पास में जो अभी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जो रिवीजन है, रिवीजन का मेन पर्पज ही यही है कि इट हेल्प्स यू इन मैक्सिमाइजिंग योर गेन्स एंड मिनिमाइजिंग योर लॉसेस। कुछ लॉसेस आप ब्लंडर्स कम करके मिनिमाइज कर सकते हो, कुछ लॉसेस आप क्वेश्चन ना ही अटेम्प्ट करो तो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। जीरो इज नॉट अ लॉस।